नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभास शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं अपने साइंस के एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, ये एमसीक्यू हमारे जो रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, और इनके आने की संभावना सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, इन एमसीक्यू के साथ आपको मतलब जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी साथ में कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप एंड तक इस वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। प्लस इसमें अभी तक क्या था, मैं जो फैक्ट था वो खुद से ही लिख रहा था, लेकिन इसमें क्या है, मैंने फैक्ट के साथ आपको जो है रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनके सारे साथ में लिखने की कोशिश की है, तो जिससे क्या आपको वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सबसे पहले रहता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके अलावा जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया नाइट्रोजन। और इसके साथ आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हरे पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जीव प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा में समृद्ध कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं इसको वो क्या अपने भोजन में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है एनऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, कौन से, ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण और अनऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके अलावा जो ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण सभी श्वसन जीवों द्वारा क्या करता है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और वातावरण में ऑक्सीजन को क्या करता है, पुनः छोड़ता है। जो ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जल से इलेक्ट्रॉनों को कार्बन डाइऑक्साइड में स्थानांतरित करती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके अलावा इस स्थानांतरण CO2 कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और जल ऑक्सीकृत हो जाता है या इलेक्ट्रॉनों को खो जाता है। अतः कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। जो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हो गए अपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है, कैसा होता है, बीच में जो पतला होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं अवतल। कैसा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो क्या कह रहा है, किनारों में जो बीच में पतला होता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अब अवतल लेंस के बारे में कुछ प्रमुख बात है। एक तो लेंस जो किनारों में बीच में पतला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस एक कैसा है, अपसारी लेंस है। कैसा लेंस है ये, अपसारी लेंस है, जो कम से कम एक सतह रखता है जो अंदर की ओर वक्र है। यह लेंस अपने केंद्र में कैसा होता है, पतला होता है। उसका अलावा इसका जो अवतल लेंस का उपयोग है वो कहाँ पर हम करते हैं, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक दोहरा अवतल लेंस, कैसा, एक दोहरा अवतल लेंस गोलाकार सतहों से घिरा होता है जो अंदर की ओर घुमावदार होती है। ठीक है, उसके अलावा अवतल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल लेंस में। उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में जैसे बात करें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। ये केंद्र में मोटा होता है, किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है, इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा इसका हम कहाँ पे करते हैं, दूरदृष्टि दोष निवारण में करते हैं। ठीक है, किसमें, दूरदृष्टि दोष निवारण में करते हैं।
उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। इससे वास्तविक भी बनता है प्रतिबिंब और आभासी भी बन सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, निम्न में सदिश राशि को पहचानिए। तो सदिश राशि को पहचानने का सबसे क्या तरीका है? देखो, एक शॉर्ट ट्रिक मतलब ये है जिसमें वाह आए वो सदिश राशि होती है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? समवेग, ठीक है। कौन कौन सी सदिश राशि, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, वेग, कौन सी? वेग, चलो आगे लिखें। तो इसका राइट आंसर हो गया समवेग, ठीक है। ये सारी ताप, दाब और दूरी ये क्या है? अदिश राशियाँ, ठीक है। अब सदिश राशि क्या होती हैं? समवेग कैसी एक सदिश राशि है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी सदिश राशि होती हैं? वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, विद्युत क्षेत्र, भार आदि, ठीक है। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिनमें क्या, देखो अब सदिश राशियों में क्या होता है, इस राशि में परिणाम और दिशाएं दोनों होती हैं। क्या होता है? इसमें परिणाम और दिशाएं दोनों होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि उन्हें बोलते हैं जिनमें केवल परिणाम हो लेकिन दिशाएं नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा द्रव्यमान हो गया, तुम्हारा मात्रा हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत प्रभाव हो गया, दूरी हो गई और उच्च ऊर्जा गति हो गई। ये सब क्या के उदाहरण है? अदिश राशि के उदाहरण, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में हाइड्रोजन गैस का रंग क्या होता है? हाइड्रोजन जो गैस है उसका रंग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का रंग हमेशा रंगहीन होती है। हाइड्रोजन कैसी होती है? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम इसका जो आंसर है वो क्या है? हाइड्रोजन कैसी होती है? रंगहीन होती है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। आवर्त सारणी में ये कैसा है? सबसे पहला तत्व, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। क्या? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। यह पानी में अघुलनशील होती है और हवा से हल्का होता है। इसके अलावा प्रकृति में हाइड्रोजन कैसी है? रंगहीन, ठीक है, कलरलेस, गंधहीन, गैस विषाक्त और स्वादहीन होती है, टेस्टलेस होती है। इसके अलावा यह एक ज्वलनशील गैस है, दहन में उपयोग किया जाता है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं, ठीक है। तो ये कैसा है? रंगहीन है, गंधहीन है। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ पे हम करते हैं? दहन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वासियों का रोग किसकी कमी से होता है? क्वासियों का रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। काय की कमी से होता है ये रोग? प्रोटीन की कमी से रोग होता है, ठीक है। अब देखो, क्वासी का रोग क्या है? कुपोषण का एक गंभीर रोग होता है। इसमें होता क्या है? इसमें सामान्यतः जो शिशुओं और बच्चों के उनके आहार में क्या पर्याप्त जब प्रोटीन नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है? प्रोटीन नहीं मिलती है, तो क्वासियों का रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्वासी का रोग मुख्य लक्षण शरीर के ऊतकों में बहुत अधिक तरल पदार्थ और त्वचा के नीचे सूजन का कारण हो जाता है, ठीक। त्वचा के नीचे क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे बात करें प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? जो सृजन है और बसी यकृत है और त्वचा क्षय हो जाता है। क्या होता है? त्वचा का क्षय स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा यकृत बड़ा होने लगता है, फैटी लीवर होने लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो सूजन आने लगती है बॉडी पे, क्या आने लगती है? स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। और संक्रमण की गंभीरता बढ़ सकती है, बच्चों का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। तो जो मेनली किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। बस याद रखना, क्वासियों का रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? यकृत। क्या है? यकृत, ठीक है। अब हम बात करें यकृत की। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। बाएं और दाएं खंड में बनी होती है। उसके अलावा यकृत में क्या है? जो दायां यकृत होता है राइट हैंड साइड का, वो क्या है? 5/6 भाग बनता है और बायां यकृत क्या है? 1/6 भाग बनाता है। उसके अलावा यकृत प्रत्याशय यकृत के दाहिने खंड के नीचे स्थित होता है। जो पेनक्रियाज होता है वो यकृत के कहाँ है? दाहिने खंड, राइट हैंड साइड के नीचे होता है। उसके अलावा
पित्ताशय की जो पित्ताशय वाहिनी सामान्यतः यकृत वाहिनी से जुड़ी होती है, जिसमें एक सामान्य पित्त वाहिनी बनती है, जिससे क्या क्या है पित्तधर वाहिनी या डक्ट कोलेडोस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब जैसे इसमें दो तीन चीजें और हैं, जैसे तुम्हारा क्या है पीयूष ग्रंथि। तो ये पीयूष ग्रंथि है, उसके बारे में क्या है, पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये काय में सहायक होती हैं, ये मेनली जैसे यौन परिपक्वता, ठीक है, महिलाओं में मेलनेस, महिलाओं में जो क्या है फीमेलनेस, और पुरुषों में जो मेलनेस लाती है, प्रजनन आदि में ये क्या करती है, उत्तरदायी होती है। उसके अलावा वैश्रावी भाग, मतलब अग्नाशय की बात करें, ठीक है, अग्नाशय क्या होता है, यह है कि यौगिक है जो बहिस्रावी और अंतरस्रावी दोनों होता है। ठीक है, उसके अलावा अग्नाशय का 99% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, बहिस्रावी होता है। ठीक है, जबकि 1% हिस्सा इसका क्या होता है, अंतःस्रावी होता है। उसके अलावा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मेनली क्या होता है, भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ की जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन का नेतृत्व नहीं करने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन मेनली क्या होता है, गुणों में परिवर्तन होता है, प्राय प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके गुण बदल जाते हैं लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। जैसे बर्फ का पिघलना, अब बर्फ का पिघलने में क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल के क्या बन रही है, जल बन रही है, और जल को फिर बर्फ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है का उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। अब जैसे दूध का दही में बनना, तो दूध का दही जब कन्वर्ट हो जाएगा तो दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे फलों का पकना, अब कोई फल पके जाएगा या सड़े जाएगा तो उसको दोबारा नए मतलब फल में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, तो इसको क्या कहेंगे, इसको रासायनिक परिवर्तन। ऐसे इसी प्रकार अंगूरों का किण्वन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को इस तरीके से भी याद रख सकते हो। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उस चीज़ को पुनः दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कपूर का पिघलाना। ठीक है, तो जब कपूर का पिघल के बाष्प बन जाएगा और बाष्प को जब ठंडा करेंगे तो फिर कपूर बन जाएगा, तो कपूर का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बर्फ का पिघलना इसका राइट आंसर हो गया। तो बर्फ का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ का रासायनिक संरचना में परिवर्तन का नेतृत्व नहीं करने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे बर्फ का पिघलना, गैस में संक्रमण, बनावट संबंधी पर आकार, रचना, रंग आदि में परिवर्तन होना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। बर्फ पिघलने के मामले में केवल क्या हो रहा है, चरण संक्रमण होता है, बर्फ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती। जबकि रासायनिक परिवर्तनों में क्या होती है, पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और यह एक नया पदार्थ संश्लेषित होता है और एक पदार्थ का विघटन हो जाता है। ठीक है, जैसे दूध का दही में बनना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक है। क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक कौन सा है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सिलिका। क्या है इसका राइट आंसर, सिलिका। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया सिलिका। तो प्राथमिक घटक क्वार्ट्ज कई हिस्सों के क्वार्ट्ज क्या होते हैं, यह कई किस्मों का व्यापक रूप से वितरित खनिज होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, SI2 होता है। अतः मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्वार्ट्ज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और टाइटेनियम जैसी मामूली अशुद्धियाँ मौजूद हो सकती हैं किसमें, क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज में शुरुआती समय में क्या होता है, ये कैसे होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये कोई अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम क्या है, एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, Al, और परमाणु संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, एल्यूमिनियम का घनत्व सामान्य धातुओं की तुलना में क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन के प्रति एक महान आत्मीयता रखता है। ठीक है, और वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, ये सतह पर ऑक्साइड की सुरक्षात्मक लेयर बना देता है। ठीक है, उसके अलावा जस्ता की बात करें, ये क्या है, एक सूक्ष्म खनिज है। कैसा है ये जस्ता, एक सूक्ष्म खनिज है। ठीक है, उसके अलावा लोहा भी क्या है, खनिज है, जो कि कई खाद्य पदार्थों का स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। ठीक है, उसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का एक संघ है।
जंतु जगत का जो एक संघ है उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निमेटीहेल्मिंथिस। निमेटीहेल्मिंथिस, ठीक है। तो जंतु जगत का एक संघ है, ठीक है। अब कौन कौन से संघ है जैसे पढ़ लो। तो नेमेटोड को आमतौर पर अखंडित सूत्रकृमि या थ्रेडवर्म या पिनवर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये निम्न चपटे कृमि और उच्च एनिलिड के अलग हैं। ये छद्म समूह में सबसे बड़े संघ का गठन करते हैं। इस समूह में कौन से एस्के हेलमिथ, अस्कोर ब्लेडर, हेवीविथ वर्म या निमेटी हेमिथिस भी कहा जाता है, ठीक है। जंतु जगत में विभिन्न फाइलें इस प्रकार के हैं जैसे पेरिफेरा, सिलेंटेरा, प्लेटीहेल्मिथ, ठीक है, निमिटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपेडा, मोलक्सा, ठीक है। उसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा, कॉर्डेरा, ये सारे। और जो पादप जगत आते हैं जंतु जगत में इतने सारे आती हैं। उसके अलावा जो पादप जगत में आती हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरियोडोफाइटा, ठीक है। उसके अलावा अनावर्त बीजी और आवृत बीजी। तो आप पादप जगत को 5 भागों को याद कर लो, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब काय के आएंगे? जंतु जगत के आएंगे, ठीक है। तो जो निमेटोहेल्मिंथ है वो काय से है? जंतु जगत से रिलेटेड। बाकी जो अलग ऑप्शन है जैसे जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, ये काय से आते हैं? प्लांट, ठीक है। तो ये काय से आते हैं? पादप जगत से आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं? अगर हमें खाद्य पदार्थों में ये चीज़ जानना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से परीक्षण करते हैं। किससे? कॉपर सल्फेट से और कास्टिक सोडा से परीक्षण करते हैं कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, ठीक है। किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन को जानने के लिए, ठीक है। तो इसका जटिल प्रोटीन अणु एक से अधिक मुक्त या समूह में उपस्थिति के कारण प्रोटीन कुछ रंग अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। सभी प्रोटीनों क्या समान अमीनो अम्ल होते हैं, इसलिए ये क्या है? रंग छोड़ते हैं। तो जब हम भोजन में प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये विधि अपनाते हैं। क्या करते हैं? एक जो खाना ले मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं? मैश करते हैं, फिर उसको परख नली में डालते हैं, फिर क्या करते हैं? जल की 10 बूंदें डालते हैं और परख नली को हिला देते हैं जिससे क्या मिक्सअप हो जाए। उसके अलावा फिर क्या करते हैं? परख नली में क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन के 2 बूंद डालते हैं, फिर उसके बाद कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? कुछ मिनटों के लिए रख देते हैं और जब उसका कलर देखते हैं बैगनी रंग अगर आता है तो क्या है? उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। तो ये क्या डालते हैं हम? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक। तो कॉपर सल्फेट ये हो गया अपना और कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है। तो 2 चीज़ें डाल के हम क्या करते हैं? उसमें प्रोटीन का पता लगाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नकर्णी वस्तु है? देखो अजैव, ठीक है, जीवित अजैव क्या बोलते हैं? मतलब जो जीवित नहीं हो या जिसको संश्लेषित करके बनाया जाए, ठीक है। और निम्नीकरणी मतलब जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली क्या हो जाए? विघटित हो जाए, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है? अजैव निम्नीकरण वस्तु जो घास है, तो भैया घास प्राकृतिक है, ठीक है, नेचुरल है और जो विघटित भी हो जाता है। उसके अलावा कागज है भैया, ये भी नेचुरल है, ये भी विघटित हो जाता है। नायलॉन, नायलॉन नहीं होता विघटित, ये क्या है? नायलॉन क्या है? ये संश्लेषित है और इसको हम कहाँ बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं कहाँ पे? प्रयोगशाला में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? नायलॉन, ठीक है। और लकड़ी भी क्या होती है? प्राकृतिक, और ये भी जैव विघटित तत्व, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो तरल या ठोस रूप में होते हैं और इनके घटक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या करते हैं? हानिकारक या खतरनाक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो बैक्टीरिया और कवक जैसे अपघटन की प्रक्रिया में क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, ठीक है। जैव निम्नीकरण अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जीवाणु कवक जैसे अपघटनों की क्रिया से अपघटित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैव, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे मानव मल, पशु अपशिष्ट, पौधा और जानवरों के मृत शरीर, ठीक है। उसके अलावा जैसे लकड़ी, कपास, ऊन, घास, कागज, ये सारे क्या हो गए? जैव निम्नीकरण अवशिष्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, कृत्रिम कपड़े, नायलॉन, रेयन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, बैटरी, ये सब क्या हो गए? अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है?
जेट प्लेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट प्लेन किस सिद्धांत पर, जब हम न्यूटन के नियम पढ़ते हैं तो थर्ड लॉ में हम एग्जाम्पल देते हैं, जो जेट प्लेन है वो क्या है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो राइट आंसर क्या हो गया? न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। जेट विमान काम करने के पीछे क्या है? मेनली न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। कैसे करता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? समान और विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, क्या करता है? समान और विपरीत प्रक्रिया। इसके कई उदाहरण, जैसे आदमी जब नाव चलाता है, ठीक है, नाव चलाता है तो वो क्या करता है? नाव में पीछे की ओर बल लगाता है और नाव क्या है? आगे की ओर मूव करती है। ठीक है, उसी के अलावा जैसे किनारे पे कोई नाव खड़ी है, आप जब कूदोगे तो क्या होगा? किनारे पे जब नाव खड़ी है, आप जैसे ही आगे कूदोगे तो नाव क्या है? पीछे की तरह मूव करेगी। तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो इसको स्थिर बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अनुसार यदि कोई पिंड विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहिए, और यदि कोई पिंड गति में है तो वो क्या है? हमेशा गति में ही रहेगा, जब तक उस पर क्या है? वह बल ना लगाया जाए। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या है? F=ma। मतलब न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? फोर्स बराबर क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ m किसी वस्तु का द्रव्यमान है और a क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जैसे साइकिल चलाना न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण पे आता है। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना मूवमेंट होगा। ठीक है, मास में कितना मूवमेंट होगा? फोर्स के हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पवन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखो, चूँकि कई बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में इंग्लिश में मिल जाता है एनीमोमीटर, कई बार जैसे इसमें हिंदी में लिखा है पवन वेग मापी, आप इसको एनीमोमीटर भी याद रखना। क्या याद रखना? इसका एनीमोमीटर, ठीक है, चलो आप लिख लेना, मैंने बोल दिया। ठीक है, एनीमोमीटर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, लिखा है एनीमोमीटर हवा की चाल मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो खोज किसने की थी? लियोन अल्बर्टी ने की थी। उसके अलावा एनीमोमीटर के प्रकार, कप एनीमोमीटर, हॉट है, ये छोड़ो, ये नहीं पूछते हैं तो इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, वायुदायमापी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो स्याही के धब्बे हटाने के लिए जो प्रयुक्त अम्ल है उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब क्या है ऑक्जेलिक अम्ल में? देखो, ऑक्जेलिक अम्ल किसको बोलते हैं? COOH, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए इसे हटाने में मदद करता है। ठीक है, अब जैसे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछा जाता है, तो अब जैसे बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार ये भी पूछ लेते हैं रासायनिक नाम, कई बार रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं। तो इस स्लाइड को आप मेरे साथ 2 बार रिपीट करो और इसको याद कर लो। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ऐसे भी याद रखो, बेकिंग मतलब खाना, और खाना कौन बनाएगी? बाई बनाएगी। ठीक है, तो इसको याद रख लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे लगा है? बेकिंग सोडा में। इसका जो फॉर्मूला है वो NaCO3 है। धावन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो इसको बोलते हैं Na2CO3। क्या बोलते हैं इसको? Na2CO3। ठीक है, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर किसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। ठीक है, उसके अलावा एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, इसको बोलते हैं C9H8O4। कास्टिक सोडा, देखो बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है? NaOH। चूना पत्थर या संगमरमर या चाक, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उसके अलावा जो
क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्सलाइड CO, ठीक है। उसके अलावा स्प्लिट ऑफ सॉल्ट या मर्क्यू जो तुम्हारा म्यूरेटिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी बोलते हैं इसको, प्लास्टर और पेरेस। इसका फॉर्मूला याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 हाफ H2, क्या CaSO4 डॉट हाफ H2, ठीक है, इसको याद रखना। चलो हम आज चलते हैं अगले, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ सारा, और इसको 2 बार रिवीजन कर लेना, आपको याद है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन C का जो समृद्ध स्रोत है वो क्या है। तो देखो विटामिन C अंडे नहीं है, खट्टे फल बिल्कुल। विटामिन C कहाँ से मिलती है हमको, मेनली खट्टे फलों से मिलती है। कहाँ से मिलती है हमको, खट्टे फल या ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया खट्टे फल, ठीक है। तो अब साइट्रस फल ऐसे फल हैं जिनकी बड़ी मात्रा में क्या है, साइट्रिक अम्ल होता है, वे विटामिन C का एक क्या होते हैं, एक समृद्ध स्रोत होते हैं, ठीक है। जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, ये सब क्या है, साइट्रस फल है, ठीक है। उसके अलावा फलों के रस में विटामिन A और C जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि लोहा के स्रोत होते हैं। तो बस ये ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कवकों में कौन सा खनिज पदार्थ है, कवकों में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो कवकों में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ होता है, तो कवकों में होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो क्या है, कवक कैसे हैं, एक तो विषमभोजी जीव हैं, इसका अर्थ है कि वे अपना भोजन का निर्माण नहीं करते, बल्कि वो क्या है, कार्बन के अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। कवक अपने परिवेश में कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करते हैं और इसे काय में कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। उसके अलावा कवक में ग्लाइकोजन तेल गोलिका के रूप में कहाँ है, संग्रहित होता है। उसके अलावा ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक कैसा है, साकित पॉलीसेकेराइड है। कैसा है, साकित पॉलीसेकेराइड है। उसके अलावा ग्लाइकोजन को शुष्क अवस्था में सफ़ेद पाउडर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक ऊर्जा भंडार बनाकर ग्लूकोज चक्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा जो कई परजीवी प्रोटोजोआ में भंडारण संरक्षित भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे बात करें स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। इसका उपयोग अनेक पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। उसके अलावा सुक्रोज, सुक्रोज एक प्रकार की क्या है, टेबल शुगर है, ठीक है। उसके अलावा एक फ्रक्टोज अणु एक ग्लूकोज अणु के संयोजन से क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक ग्लूकोज पॉलीडाइसेकेराइड है जो कि पौधों और कुछ अन्य जीवों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड हो। तो सहजीवी जो जीवाणु है वो क्या है, राइबोजियम। क्या है, राइबोजियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, राइबोजियम। उसके अलावा सूक्ष्म जीव, अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, ये बहुत छोटे, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। जो नाइट्रोजन स्तरीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, राइजोबियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, ये मृदा में पाया जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे मटर, मूंगफली, मंसूर, ठीक है, उसके क्या है, जैसे फलीदार पादपों की जड़ों में ये क्या है, एक सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ये पादपों की जड़ों में ग्रंथिकाओं का उत्पादन करता है और वो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या है, पादप क्या करते हैं, जिससे पेड़ों की क्या होती है, वृद्धि और विकास होता है, ठीक। उसके अलावा ये क्या करता है, पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए कार्बनिक यौगों के साथ जीवाणु प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार फलीदार पादपों को सहजीवी संबंध में रहता है। मतलब क्या है, ये पेड़ों को क्या नाइट्रोजन देता है, काय में कन्वर्ट करके, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके, और पेड़ इसको क्या देते हैं, भोजन देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए राइबोजीम को क्या बोला जाता है, सहजीवी जीवाणु बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है।
इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो है वेबग्योर, ठीक है। क्या है? वेबग्योर, ठीक है। वे फॉर ब्लू, वी फॉर वॉलेट, ठीक है, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ठीक है, उसके अलावा ग्रीन, उसके अलावा येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, या फिर बेजानी, हपीनाला, ठीक है, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो इसको इन 10 में बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल होता है, इसे वेबग्योर के रूप में याद रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रकाश स्पेक्ट्रम से जब गुजारते हैं तो यही क्रम बनता है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ भी दी है, अगर चाहो तो आप। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों का उपयोग करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जब वायुमंडल में छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती हैं, वो प्रकाश का क्या करती हैं? फैलाव कर देती हैं, जिससे ये बूंदें क्या है? एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो ये घटना सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करते हुए फैलाते हैं, फिर इसे आंतरिक रूप से प्रतिबंधित करते हैं और अंत में इसे फिर अपवर्तित करते हैं, ठीक है। जब यह बारिश की बूंदों से बाहर निकलता है तो इंद्रधनुष हमेशा कहाँ पे बनता है? एक तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रेडियोधर्मिता की खोज की थी? ठीक है, तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। किसने? हेनरी बेकरेल। तो इसका राइट आंसर है हेनरी बेकरेल, ठीक है। हेनरी बेकरेल जिसने रेडियोधर्मिता की खोज की, लेकिन मैरी क्यूरी वह है जिसने इस शब्द को क्या किया? प्रतिपादित किया था, ठीक है। एंटोनी हेनरी बेकरेल एक क्या है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ठीक है। उसके अलावा इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1930 में इस क्षेत्र में काम करने के लिए मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार मिला था। अंड्रेस रदरफोर्ड, ये क्या है? भौतिक वैज्ञानिक शास्त्री हैं। इन्हें परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। रदरफोर्ड मॉडल अपन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है, परमाणु का जो मॉडल दिया था। उसके अलावा सर जेम्स चैडविक, ठीक है, इनने न्यूटन की खोज की थी। इसके अलावा इन्हें भी नोबेल पुरस्कार 1935 में मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें क्या है? ये क्या है? ये भी भौतिक विज्ञानी है और इन्होंने क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और क्वांटम यांत्रिकी के पिता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? ठीक है, तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक है दूरी की, ठीक है। पारसेक किसकी है? तो गति, दूरी की, ठीक है। अब क्या है, देखो, पारसेक लंबाई मापने या लंबाई, सॉरी दूरी लंबाई अलग रह गया, सॉरी गति नहीं, लंबाई, दूरी, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, गलती। तो पारसेक इसकी लंबाई मापने की इकाई। एक पारसेक को उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे खगोलीय इकाई एक आर्क सेकंड के कोण को बनाती है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा कई मौलिक इकाइयाँ जैसे लंबाई, इसका जो ऐसा ही मात्रक है मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तापमान को केल्विन में, और जो चमकदार तीव्रता है उसको किस में मापते हैं? कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फास्फोरस, सी जिंक और सिलिकॉन। तो कार्बन क्या है? अधातु है। फास्फोरस भी अधातु है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। तो क्या है इसमें? राइट आंसर क्या है? सी जिंक, ठीक है। तो क्या है? धातु कैसी होती है? धातु की प्रॉपर्टी दी है जैसे चमकदार, अपारदर्शी, जो गर्मी और बिजली को अच्छी तरह से स्थानांतरित करते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? आघातवर्त और तन्य होती हैं और इनका घनत्व अन्य तत्वों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो जिंक इसका रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 12 से संबंधित है और एक कम पिघलने वाली धातु है, ठीक है। उसके अलावा जिंक लाल रक्त कोशिकाओं के कार्बनिक एंजाइट्रेट एंजाइम में एक अनिवार्य भाग के रूप में उच्च सांद्रता में पाया जाता है। उसके अलावा फास्फोरस क्या है? अधातु है। सिलिकॉन उपधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है। तो इस तरीके से
अगले क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष जल का प्राकृतिक शोधक है? तो यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से किसका काम करता है, जल शोधक का काम करता है। ठीक है, तो इसका अवशिष्ट जल प्रबंधन जल को शुद्ध करते हैं और उनका पुनः उपयोग करने का एक रूप है। ठीक है, तो ये यूकेलिप्टस वृक्ष को जल का प्राकृतिक शोधक बोला जाता है। क्या है, एक तो उच्च बाष्पोत्सर्जन, जल की कमी वाला एक वृक्ष है जिसे लंबी मूसला जड़ें होती हैं जो जमीन के जल को क्या करती हैं, सोख देती हैं। ठीक है, और यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण सुधार और परिस्थिति संतुलन को पुनर्जीवित करने के लिए अवशिष्ट जल सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या है इसका रीजन, पृष्ठीय तनाव। तो आंसर डी। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तरलों में जो एक गुण होता है, उसके अलावा अंतराणविक बलों से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, यह देख सकते हैं कि तरल आंतरिक भाग में एक अणु अपने चारों ओर के परमाणु द्वारा सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रूप से आकर्षित होता है। कोई भी मतलब जैसे जल की बूंद है, ठीक है, तो उस पर क्या है, समान रूप से चारों तरफ से क्या लगता है, बल लगता है। जो सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है उस पर ऊपर से नहीं लगता। ठीक है, उसके अलावा जो अंदर की जो मॉलिक्यूल है उन पर चारों तरफ से लगता है। ठीक है, जबकि तरल की सतह एक अणु केवल पार्श्व और अंतर्भाग की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, उसके अलावा पृष्ठ के अणु असंतुलित होने के कारण पार्श्व भाग पर बल केवल क्या है, तरल के अंदर की ओर खींचे जाते हैं। तरल की पृष्ठ तनाव में होती है और तरल के सतह पर अणुओं की न्यूनतम संख्या होती है जो कि न्यूनतम संभावित क्षेत्र के निर्माण के लिए संकुचित होती है। ठीक है, तो वर्षा की जो बूंदों का आकार गोल होने का मुख्य कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या है, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र किसको परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनित्र किसको परिवर्तित करता है, ये मेनली क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम काय की बात कर रहे हैं, विद्युत जनित्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत जनरेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। इसे डायनामो के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा एक विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के काम पर कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा ये सब अपने मेनली क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संयोजी ऊतक जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। संयोजी ऊतक जो क्या करता है, हड्डियों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लिगामेंट। ठीक है, तो स्नायु या लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और बंध, ठीक है, मजबूत लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड है जो कि हड्डियों को जोड़ता है। उसके अलावा स्नायु हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। कैंड्रा या कोलेजन से बने होते हैं। कंडरा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। ठीक है, एक तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, और बोन को जो मसल है उससे कौन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है, कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन। ठीक है, तो इसको याद रखना, टेंडन। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का पोर्शन हो गया। अब मैं पोर्शन वाइज डालूंगा क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो जाते हैं, फिर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को। चलो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी आपका दिन शुभ हो।